गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ई लर्निंग क्लास। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं उसमें सारे ग्रामर पोर्शन पढ़ाए हैं, यानी कि व्याकरण से संबंधित सारे चैप्टर्स लिए हैं। उसके अंदर हमने निबंध, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके अलावा और भी कई सारे चैप्टर्स लिए हैं। लेकिन आज जो इस वीडियो में है, आज से हम बसंत भाग 1, ये हमारी बुक है बसंत भाग 1, जो आज हम वो पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर है, एक पोयम है और पोयम का नाम है वह चिड़िया। ठीक है, इस पोयम का नाम है वह चिड़िया, जो आपको इस पोयम को लर्न करना है। और जो फर्स्ट चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, उसके अंदर आपको एक ड्राइंग बनानी है। ठीक है, क्या बनाएंगे? एक ड्राइंग बनानी है, वो भी चिड़िया। किसकी? चिड़िया बनाना है उसके अंदर। और ये पोयम आप उसको सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, हम इसको पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ इसकी जो ये पोयम है आपको लर्न करनी है। और कॉपी में फर्स्ट चैप्टर लिख करके आपको ये वाला जो इसमें पिक्चर बनी हुई है वो बनानी है। एक चिड़िया का पोर्ट्रेट बनाना है, एक छोटी सी चिड़िया, उसकी एक छोटी सी पिक्चर बनानी है। और ये पोयम साइड में लिखनी है और इसको आपको याद भी करनी है। तो ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम यही करेंगे। लेकिन जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है बचपन। बचपन मीन चाइल्डहुड। ठीक है, जैसे जैसे आप छोटे बच्चे थे, फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए। ठीक है, और आप थोड़ा और आगे आप बड़े होंगे। तो छोटे बचपन से लेकर के बड़े हो गए जब तक का इसके अंदर वर्णन किया है लेखिका ने, अपने बचपन की बात इसमें बताई है। तो स्टार्ट करते हैं हम बचपन। लेसन नंबर 2, बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। ठीक है, तो यानी कि लेखिका इतनी बड़ी हो गई है कि वो किसी की दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है। और कभी कभी कोई उसको जीजी कह करके भी बुला सकते हैं। मतलब जीजी का मतलब क्या होता है? यानी कि अपन से बड़ी जो बहन है उसको हम जीजी कहते हैं। ठीक है, हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना यानी समझदार। ठीक है, सयाना यानी समझदार। तो जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी हुई है तो अपने आप को समझदार महसूस करने लग गई है। कुछ नए नए उसके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, तो उससे वो अपने आप को समझदार महसूस कर रही है। जैसे आप लोग अभी छोटे हो, बहुत नटखट हो, और अब जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे तो बहुत ही समझदार हो जाएंगे। उसी तरीके से जो हमारी लेखिका है वो भी अपने आप को कैसा महसूस कर रही है? समझदार महसूस कर रही है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप लोग छोटे थे तो फ्रॉक पहनते थे, अब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो सूट पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, टॉप पहनेंगे। तो उसके लेखिका ने भी जो उसके कपड़े थे, पहनावा था, उसमें भी उसमें बदलाव आया है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। ठीक है, वैसे ही जैसे बच्चे ब्राइट कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसी को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके से जो लेखिका है इसने भी अपना पहनावा, उसके कलर, ये सब चेंज किए हैं। और वो अब कैसे रंग पसंद करती है? लाइट कलर के। मैंने पिछले दशकों की तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, जैसे फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ठीक है, ये उसका पहनावा था
जैसे छोटी थी तो फ्रॉक वगैरह पहनती थी, अब बड़ी हो गई है तो सलवार कुर्ते। बचपन में कुछ फ्रॉक तो अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारीवाल फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की ग्रिल। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारीवाल फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी एक गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। ये तो अपने पहनावे का वर्णन कर रही है कि वो क्या क्या पहनती थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। अभी आप लोग की तो मम्मी सब कर देती है काम, लेकिन पहले के समय में, पहले के टाइम में क्या होता था, जो भी काम होता था खुद बच्चे को ही करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में पढ़ाई का बर्डन और दूसरे कामों का बर्डन ज़्यादा हो गया है, ट्यूशन है, ये है, वो है, तो उसके कारण क्या हो गया है, सारे के सारे काम मम्मी करती है। ठीक है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। ठीक है, पहले जो काम वाली आती थी उनको ये पैरों के मोजे नहीं दिए जाते थे पहनने को, लेकिन आज के टाइम में सब दिया जाता है, सब धोने के लिए डाल दिया जाता है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, यानी कि अपने कपड़े धोने में ही लगा देते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। ठीक है, आज के टाइम में आपकी मदर वगैरह करती हैं, पहले बच्चे खुद ही ये अपना काम करते थे। अब मम्मी, जब आप बच्चे स्कूल आते हो तो मम्मी सुबह सुबह आपके जूतों की पॉलिश करने में लगी रहती है, उन्हीं को चमकाती हैं। लेकिन पहले के बच्चे ये सारा काम खुद करते थे। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। ठीक है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, जूते आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कम ज़्यादा आरामदायक है। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। ठीक है, पहले तो एक ही तरीके के जूते होते थे, वो ही पहनते, अगर पीछे छाले हो जाते तो वो ही पहनने पड़ते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई ज़रूर रखते, क्योंकि छाले हो जाते थे, नए जूते होते तो छाले हो जाते थे, इसलिए कॉटन को अपने साथ रखना पड़ता था ताकि चलने में आसानी हो। उसको शूज़ में लगा लेते थे जिससे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। ठीक है, आज का बचपन और पहले के बचपन में काफ़ी डिफरेंस आ गया है, बहुत ही अंतर आ गया है। पहले हर काम बच्चे अपने आप करते थे और आज के टाइम में सारा काम मम्मी को करना पड़ता है, तो यह बात गलत है। आज के टाइम में भी आप लोगों को अपने काम खुद करने चाहिए। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। ठीक है, शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी, यानी उल्टी जैसा जी होने लग जाता था, मितली। ठीक है, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। आज के समय में और पहले के समय में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है।
यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। पहले बच्चे खूब खेलते थे, इतना ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन नहीं था, आराम से सब पढ़ाई भी कंप्लीट करते थे और दूसरे अपने घर के काम भी करते थे और खुद का काम भी निपटाते थे। लेकिन आज का टाइम तो बचपन में सिर्फ मोबाइल, टीवी और पढ़ाई में, ट्यूशन में, इसी में चला जाता है। ठीक है, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ठीक है, रेडियो टेलीविज़न पहले नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। हम पहले के टाइम में कुल्फ़ी ज़्यादा चलती थी और लेकिन अब बाद में आइसक्रीम हो गई है वो। कचौड़ी समोसा किस में बदल गए? पेटीज़ में। ठीक है, नया नया जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे ही खाने पीने की चीज़ों की बनावट और उसमें भी बहुत ही अंतर आ गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, ठीक है ना, पहले के समय में जो बच्चे थे शहतूत खा लेते थे, फालसे खा लेते थे, छोटे छोटे से रेड रेड आते हैं, वो अभी भी आते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे उनको पसंद नहीं करते हैं। और पहले खसखस का शरबत खूब आराम से अच्छे से पीते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, आजकल के बच्चे ये ज़्यादा पसंद करते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंट पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हर हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी। और आजकल तो आए दिन कभी भी मम्मी पैसे दे दो, चॉकलेट खानी है, या फिर मम्मी पापा खुद ही ला करके दे देते थे। लेकिन पहले क्या था, अलाउड नहीं थी चॉकलेट खाना, सिर्फ एक दिन आपको चॉकलेट मिलती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले करके उसको खाती थी। कुछ बच्चों की आदत होती है, पहले नहीं खाते हैं लेकिन बाद में उसको दिखा दिखा कर खाने की आदत होती है। लेकिन आज के टाइम में ये चॉकलेट आई और सीधी मुंह में, है ना, थोड़ा भी वेट नहीं किए, हम थोड़ा रख देते हैं उसके बाद खा लेंगे। लेकिन नहीं, आजकल किसी को सब्र नहीं है, इसलिए सीधी जैसे ही चॉकलेट आई, मम्मी ने दी, पापा ने दी, या कोई भी गेस्ट आए उन्होंने दी, तो सीधा रैपर फाड़ा और सीधा अंदर। तो पहले का बचपन और आज का बचपन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। शिमला में काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल सोचकर ही मुंह में पानी आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार करके मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा मीठा। चना जोर गरम की पुड़ियाँ भी तब थी, पर अब वो नज़र नहीं आती। वो वैसे कॉर्न टाइप बना करके दे देते थे, तो आज के टाइम में वो बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन पहले जो चना दिया जाता था वो उसी के अंदर दिया जाता था, कॉर्न टाइप बना दिया जाता था पेपर का, और उसी में रास्ते में लोग बाग आराम से मज़े ले करके खाते थे। अब वह नज़र नहीं आती। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, क्योंकि पुराने सॉन्ग थे, पुराने टाइम के बच्चे थे, तो हर गाने को गुनगुना लिया करते थे।
कुछ बच्चे, और आज के टाइम का जो सॉन्ग है वो तो कुछ समझ में ही नहीं आता, फिर भी बच्चे खूब आराम से अच्छे से उसको गा लेते हैं। कुछ बच्चे पुड़िया का तेज मसाला बुरकवाते, पूजा गिरजा मैदान घूमते तक यह पुड़िया चलती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुट्टन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे ननिहाल घोड़े, खूब हंस-फुस और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजी तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। पहले लगता है इसका संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिम टिम लगी, यानी कि रात होने वाली थी तो बत्तियां सबने जला ली थी। रिज पर ही रौनक और मॉल की दुकानों की चमक में के भी क्या कहने। पहले तो कुछ एक ही मॉल होते थे, लेकिन आज के टाइम में इतने सारे मॉल हैं कि किस में जाएं किस में ना जाएं यही सोचते रह जाते हैं। पहले एक मॉल में जाते तो ऐसा लगता कि हम बहुत बड़ी दुकान में, बहुत बड़े शॉप में आ गए हैं, और आज तो ऐसा है नॉर्मल कि हाँ भाई मॉल है, दुकान में जा रहे हैं बस। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के क्या कहने। सेकंड पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल। पहले तो काफ़ी ऐसा लगता था बहुत बड़ी दुकान में आ गए हैं, बहुत उत्साह भी रहता था, और आजकल ये ऐसा नहीं देखने को मिलता है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने इन दोनों एक दुकान हुआ करती थी, जिस शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छतर वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ठीक है, ये उस जगह का वर्णन कर रही हैं कि वो जगह कैसी थी, वहाँ की जो ट्रेन है वो कैसी थी, क्या है, उसके बारे में बताया जा रहा है। पिछली सर्दी में तेज रफ्तार गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब तक उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज होती कि गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा चश्मा बना था। ठीक है, यानी कि इसने अपने बचपन के बारे में सारी बातें बताई कि ये कहाँ गई थी, कहाँ पर रहती थी, कहाँ घूमने गए, जहाँ घूमने गए उस जगह का इसने अच्छे से वर्णन किया है लेखिका ने, और अपनी एक एक चीज़ के बारे में इसने वहाँ पर बताया है कि कौन सी चीज़ इसने कहाँ बनी है, कौन सी चीज़ कहाँ है। चश्मा बना था, वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। पहले के टाइम, ये बहुत पहले की लेखिका है, इसके बारे में जब अंग्रेज़ों के टाइम के अंग्रेज़ों के समय का था, और जो भी डॉक्टर वगैरह होते थे पहले अंग्रेज़ ही होते थे, जमींदार वगैरह जो भी होते थे वो सब अंग्रेज़ ही थे, और जो भी बड़े बड़े ऑफिसर थे वो भी अंग्रेज़ ही थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा। अब अपने चश्मे की बात कह रही है ये कि इन्होंने एक चश्मा बनवाया था, तो वो थोड़ी बड़े ही साइज़ में बना हुआ था, इसलिए उनको अटपटा लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में
कुछ तकलीफ है क्या, क्योंकि वो बार बार मैं हटाती हिलाती और उसको अजीब सा लग रहा था। तो लोग चलते चलते उससे ही पूछ रहे थे कि आंखों में कुछ तकलीफ है क्या आपके। इस उम्र में ऐनक यानी कि जल्दी ही उसके चश्मा चढ़ गया था, इसलिए लोग पूछते ही हैं कि भाई क्या हुआ आपकी आंखों पे, अभी से चश्मा कैसे चढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से लोग चलते चलते उससे पूछने लगे। दूध पिया करो। अब एडवाइस शुरू हो गई कि हमें क्या करना चाहिए जब आंखें कमज़ोर हो जाती है, चश्मा लग जाता है। तो लोग उनको एडवाइस दे रहे हैं कि दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। ठीक है, यानी कि कभी ये कहा जाता है कि जो चश्मा अगर कम उसका होता है तो वो जल्दी कंटिन्यू पहना जाए तो वो जल्दी ही उतर जाता है। उसके लिए पौष्टिक आहार भी ज़रूरी होता है। अच्छा खाना खाओ, अच्छा मतलब दूध वगैरह पियो और पौष्टिक पूरा से खाना खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे तो ये जल्दी ही उतर जाता है। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। ठीक है, क्योंकि चश्मा नहीं उतर रहा था तो लेखिका में ही कोई कमी रही थी, इसके कारण नहीं हुआ है। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। यानी कि जब भी हम पढ़ाई करें या कुछ भी बुक्स पढ़ें या कुछ भी टीवी देखें, मोबाइल देखें, तो हमारे सामने जो लाइट होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, वो तेज़ होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारा रिफ्लेक्ट है वो उस पर कम पड़ता है, जिससे हमारे जो आँखों पर है वो इफ़ेक्ट कम पड़ेगा और जो रोशनी है उसमें इजीली सब चीज़ आसानी से दिखाई देगा। लेकिन अगर चश्मा चढ़ा हुआ है, लाइट कम है और आप गहरी लाइट को जैसे देख रहे हो, जैसे टीवी देख रहे हो, तो इससे हमारी आँखों पर इफ़ेक्ट डबल पड़ता है और हमारी आँखें कमज़ोर से कमज़ोर होती जाती है। इसलिए जब भी हम टीवी देखें या मोबाइल देखें या बुक पढ़ते हैं तो रोशनी हमारे चारों ओर अच्छी होनी चाहिए, यानी कि तेज़ होनी चाहिए, जिससे हमारी आँखों पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अंधेरे में आप कुछ देखोगे, अंधेरे में बुक पढ़ोगे और अंधेरा करने के बाद आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो आपकी आंखें खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए रोशनी पूरी होनी चाहिए। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। यानी कि जब किसी का चश्मा चढ़ ही जाता है तो आपके जो भी बड़े भाई बहन हैं, छोटे हैं, या फिर कोई आने वाले रिश्तेदार हैं, सब यही कहेंगे कि कैसी अजीब सी लग रही हो। चश्मा लगाने के बाद थोड़ा फेस पर चेंज आ जाता है तो सभी यही कहते हैं कि कैसी अजीब सी लग रही है। तो लेखिका को भी उसके भाई चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि ये देखो देखो कैसी लग रही है चश्मा लगाने के बाद में। इसलिए चश्मा नहीं रहे, इसका एक यही कारण है कि आप अच्छा खाओ, दूध पियो और तेज़ रोशनी में टीवी देखो और पढ़ाई करो। कम रोशनी में ये सब नहीं करना है, क्योंकि अगर कम रोशनी में करते हैं पढ़ाई या फिर टीवी देखते हैं तो हमारी आँखों पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो डबल हो जाता है और इससे हमारी आँखें ठीक होने की बजाय ख़राब ज़्यादा होने लग जाती है और चश्मे का नंबर भी हमारा बढ़ता रहता है। ठीक है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत तेरी लंगूर की। अब एक छोटी सी पोयम है। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, ठीक है।
मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। ठीक है, यानी कि सर पे टोपा और आंखों पे चश्मा, तो कुछ अजीब सा ही लग रहा था उसको, लेकिन कुछ अच्छा भी लग रहा था। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। यानी कि इन्होंने अपने लेखिका ने अपने चश्मे का वर्णन किया है। और अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, और जो ये चश्मा है उनके साथ चेहरे पर घुल मिल गया से मतलब है कि अब उनके चेहरे पर अच्छा लगने लग गया है। और उनका जो नंबर है वो तो एज के हिसाब से बढ़ता ही जाता है, तो उस चश्मे ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा है। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया चश्मा लगाते हुए। तो अब जब भी वो हटाती तो उनको अजीब सा लगता कि ये कैसा हो रहा है, कैसा चेहरा है, क्योंकि लोगों को चश्मे के साथ देखने की आदत पड़ जाती है और ख़ुद को भी चश्मे के साथ देखने की आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर जैसे ही हम चश्मा रिमूव करेंगे तो वैसे ही हमें हमारे चेहरा अजीब सा लगेगा और एक खालीपन सा महसूस होगा कि ऐसा क्या है कि हमारा चेहरा बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ठीक है, तो चश्मा लगने के बाद उन्होंने हमेशा उसको पहने रखा है और उसी के साथ वैसे ही वो घुल मिल गया है। यानी कि अब वो उतार नहीं सकती है, उतारती है तो अजीब सा लगता है उनको, खालीपन के कुछ है जो उसके चेहरे पर कमी है। तो इसलिए वो जैसे ही हटाती हैं तो अपने आप में उनके चेहरे पर कमी महसूस दिखाई देने लगती है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, जो उनके भाई ने बोला था कि आँख पे चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। यानी कि चश्मा लगा करके और सर पे टोपा लगा करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई लंगूर खड़ा हुआ हो, कोई लंगूर मीन बंदर खड़ा हुआ हो। तो इसलिए इनको जो लेखिका है उनको ये सब याद आ रहा है धीरे धीरे कि क्या है क्या नहीं है, उनके बचपन में कैसे क्या बोला जाता था उनको। तो अब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी हुई है तो अब उनको अपने बचपन की सारी बातें याद आ रही है कि याद आया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, जो उनके भैया उनको बोल करके चिढ़ाते रहते थे। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि शिमला में ठंड होती है तो सर को ढकना भी ज़रूरी है। लेकिन ये उस कारण से नहीं ढक रही है, ये पहले जब ये शुरू में बचपन में जब गई थी तब भी ये इन्होंने सर पे टोपी और चश्मा वगैरह ये सब लगाया हुआ था। तो शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर लिए, कई रंगों की जमा कर लिया, यानी टोपी उन्होंने अलग अलग तरीके के कलर की जमा कर रखी है, यानी बहुत सारी इकट्ठी कर रखी है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुबीते वाले हिमाचली टोपियाँ। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे करके जगह जगह घूम करके काफ़ी सारी टोपियाँ हैं वो इकट्ठी कर लिए, और जब वो शिमला गई हैं तो उनको वही टोपी, वही चश्मा और वही लंगूर की सूरत उनको याद आती है। तो ये थी हमारी लेखिका कृष्णा सोबती, जिन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है कि इन्होंने बचपन में कैसे क्या पहनती थी क्या नहीं पहनती थी, ये सारा वर्णन किया है। इन्होंने अपने चश्मे को भी एक महत्वपूर्ण पार्ट समझ करके उसका भी पूरा विवरण दिया है कि इन्होंने एक चश्मा कहाँ से बनवाया था और उसको पहनती थी तो उनको कैसा महसूस होता था, कैसा फील करती थी वो। और अब जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ी हुई है तो उनका चश्मा है उसको हटाती हैं तो उनको अजीब सा लगता है। इसलिए और अब जैसे जैसे उनकी अब बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है तो उनको जैसे भी कहीं पर भी वो जिस जगह पहले घूमी हुई हैं उस जगह पर अगर वो जाती हैं तो उनको वो सारी चीज़ें, अपने बचपन की सारी बातें
याद आती हैं। इसी तरीके से जैसे आप लोग अब जब बड़े हो जाएंगे तो अपने बचपन में जो भी आपने हरकतें की हैं, जो भी नटखटपना दिखाया है, जो भी आपने शैतानियाँ की हैं, वो सब बाद में याद आती हैं। तो उसी तरीके से हमारी जो लेखिका है, इनको भी वो सब अपने बचपन की बातें याद आती हैं। ठीक है, तो आपने ये चैप्टर पढ़ा बचपन, और आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो मैं इसके लिए आपके जो होमवर्क है, होमवर्क में तो आपको वही करना है। फर्स्ट चैप्टर है, उसको चिड़िया का ड्रॉ बनाना है और वो साइड में उसकी पोएम पूरी लिखनी है। सेकंड पार्ट के मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी, क्वेश्चन भी और उसके आंसर भी। आपको हिंदी की कॉपी है जो बनानी है, और जिन बच्चों ने कॉपी अगर नहीं बनाई है तो वो स्कूल जा कर के वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ our chapter is finished and class is over. Thank you.